आज अपना ही चैप्टर है 10th क्लास से जयशंकर प्रसाद। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी बात करें तो 2021-22 बोर्ड के लिए, जिसमें हम बात करेंगे क्षितिज। 10th क्लास की बुक है, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 है। 1 2 3 हट चुका है, उसके बाद डायरेक्ट हम 4 चैप्टर पर बात कर रहे हैं। नाम है जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1889 1889 में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं तक से आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। स्थितियां अनुकूल मतलब गरीब कंडीशन में थे, थोड़े से गरीब होने के कारण नहीं पढ़ पाए ज़्यादा। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि जयशंकर प्रसाद को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, तो संस्कृत, हिंदी, फारसी। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। तो इनको किस प्रवृत्ति का कवि माना जाता है? तो छायावादी कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद को काउंट किया जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृति जो रचना है इनकी चित्राधार, कानन कुसुम, उसके बाद झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अब आप सब में देखेंगे चित्राधार, चित्र को आधार माना है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है। तो कुछ पुरानी फिल्मों टाइप के इनके नाम मिलेंगे। तो थोड़ा देख लेगा। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्य भी बहुत अच्छा लिखते थे निबंध टाइप में, जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, ये उनके ड्रामा हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती ये उनके उपन्यास हैं। ये कुछ उपन्यास की रचना है उनकी। इसके बाद हम बात करें तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो अगर आपको इसको याद करना है कवि जयशंकर प्रसाद को, तो कवि जयशंकर प्रसाद को आप सेंटर में रखिएगा। और सेंटर में रख के 360 डिग्री एंगल पर, जैसे जैसे मैंने बच्चों आपको बता रखा है उसी टाइप से आप इसका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, कैसे, सारा कुछ मैंने आपको समझा रखा है। उस हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। अब देखिए प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। पूछा जा सकता है उनकी साहित्यिक विशेषताएं जब आपको बतानी पड़ेंगी कि कवि जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं बताइए, साहित्यिक परिचय दीजिए, तब आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी वहां पर। कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। बच्चों लोग ध्यान रखिएगा, मैं हर बार बताता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सौंदर्य, कभी कभार आप लोग जोश जोश में क्या करते हो, यहाँ पर सौंदर्यता लिख देते हो, जो सरासर गलत है। ध्यान रखना, जब यह प्रत्यय आ जाए अंत में, यानी कि अंत में ही आता प्रत्यय, उसके बाद आप ता नहीं लगा सकते। और इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा जल्दी, जितने इस चैप्टर को खत्म करें उतना बेहतर है अपने लिए। अब उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से और देख लीजिएगा कि जो इस कहानी में उन्होंने क्या क्या बताया, अपन जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। प्रेमचंद के संपादन हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया, जो जयशंकर प्रसाद हैं उनके दोस्तों ने उनसे निवेदन किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत ना थे, यानी कि जयशंकर प्रसाद वो सहमत नहीं हुए थे कि मैं अपने आत्मकथा नहीं लिखूंगा।
इसी असमिति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जो अपन पढ़ने वाले हैं ये आत्मकथा नहीं है, ये आत्मकथ्य है। कोई भी बच्चा इसमें पीछे था नहीं लगाएगा, आ की मात्रा नहीं लगाएगा। जैसे आत्म कथा, जो स्वयं के ऊपर अपन कोई भी कथा लिखते हैं उसे आत्मकथा बोलते हैं अपन, है ना। और आत्मकथ्य, उसने अपना कथ्य, अपने विचार रख दिए। आत्मकथ्य, उसके अंदर से जो भी कुछ आवाज आई कि भाई मुझे कहानी, अपनी आत्मकथा, मेरे जीवन के बारे में मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, अगर मैं लिखूं तो क्यों लिखूं, और अगर नहीं लिखूं तो क्यों ना लिखूं। तो उन्होंने अपने जो भी उनके विचार में, जो भी मन में उनके तर्क आए थे, उन सभी तर्कों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से, जैसे अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस पद के माध्यम से हमें बताया है। इसलिए इसका नाम आत्मकथा नहीं है, इसका नाम आत्मकथ्य है। थोड़ा ध्यान रखना आप इसको। ये कविता पहली बार 1932 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। अब मैं यहाँ पर एक एक चीज को आपको, अगर इनको एक्सप्लेन करने लग गया तो ये थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि क्या बिंब होते हैं, क्या किस तरीके से। अब नवीन शब्द, नए शब्द होते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर बिंबों के बारे में थोड़ा सा बताने लग गया तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द चैप्टर को कम से कम छोटे से छोटा वीडियो रखूं। दूसरा भाई, गला खराब है इसलिए थोड़ा आराम से भी बोल रहा हूँ, बार बार फील भी हो रहा होगा आपको। थोड़ा मैनेज करना भाई। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। यानी कि वो जो भी कुछ इसमें लिख रहे हैं वो एक आम आदमी की तरह लिख रहे हैं कि एक आम आदमी किस तरीके से अपने जीवन व्यतीत करता है, और आम आदमी के जीवन में क्या लिखने को होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बातें बताएंगे यहाँ पर। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। अब मैं आपको बता दूं, ये कविता पढ़ने से पहले, ये कविता थोड़ी सी अपने आप में विचित्र कविता है। विचित्र क्यों बोला मैंने इसको, बिकॉज पढ़ने वाले इसके कई तरीके के अपने अपने हिसाब से भाव निकालते हैं। क्योंकि इसके जो अर्थ है, पूर्ण रूप से इसके जो यहाँ पर लिखी हुई पंक्तियां हैं उनसे लगाना, वहां से तो आप लगा ही नहीं सकते। इसका जो पूरा एक भाव है, जो भी कवि का भाव था, उसका एक अनुमान लगा के अपन यहाँ पर इसकी, जो आपके लिए उचित होगा परीक्षा की दृष्टि से, उसे मैं आपके सामने रख दूंगा। वरना अगर इसकी हर एक पंक्ति पर हम जाएं तो उसका अर्थ कुछ निकलता है लेकिन भाव कुछ और ही है उसका। अब भाव वही बेस्ट होगा जिसे मैं हर पंक्ति के साथ आपको लिंक करता हुआ चला जाऊं, जोड़ता हुआ चला जाऊं। जैसे मैंने पहली पंक्ति पढ़ी, उसी पंक्ति के साथ आपको अगली पंक्ति को जोड़ जोड़ कर आगे बताता जाऊं, तभी जाके आपको ये चैप्टर थोड़ा लिंक होकर के समझ में आएगा। वरना ये थोड़ा विचित्र टाइप की भाषा है इसकी। अब देखिए, और थोड़ा अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आई थिंक काफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए, मधुप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब मधुप सभी बच्चे आप जानते हो, मधुप क्या होता है, भौरा होता है। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। गुनगुनाना आप सबको पता है कि भौरा होता है जो गुनगुनाता ही है। अब जब कवि जयशंकर प्रसाद के दोस्तों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो आत्मकथा लिखने के प्रस्ताव पर कवि जयशंकर प्रसाद विचार करते हुए
अपनी भूतकाल यानी कि पास्ट, बीते हुए समय को, अतीत को याद करते हुए उसमें खो जाते हैं। और कहते हैं कि उनका जो मनरूपी भौरा है, उनका जो मनरूपी भौरा है, ना जाने उनको कौन कौन सी कहानियां सुना रहा है। अपने कवि जयशंकर प्रसाद अपने अतीत को याद करते हुए कहते हैं कि उनका जो मनरूपी भौरा है, उनसे ना जाने कौन कौन सी कहानियां बता रहा है उनको। कहानियां कौन सी, कि जैसे दोस्तों ने बोला कि आप अपनी कोई कहानी सुनाओ यार, कि आप अपने जीवन में आपने क्या क्या किया है। तो आप एक काम करो, उसके ऊपर अपनी एक कोई बाय यानी कि आत्मकथा, हिंदी में बोलता हूँ मैं, आप कि आप उसकी आत्मकथा लिख जाइए, खुद की कहानी। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, जैसे मूवी में आपने देखा, आई थिंक जैसे मैं आपको बताऊं तो अ, जैसे किसी, जैसे मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी बनी है, तो एक तरह से मिल्खा सिंह के जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ था, अपने देश के लिए मेडल लाए थे, तभी उनके ऊपर एक कहानी बन पाई, वरना कहानी थोड़े बन सकती है ऐसे ही। तो जब उनसे बोला गया जयशंकर प्रसाद से कि आप अपने ऊपर यार कोई अपनी जीवनी बनाइए, आप अपनी जीवनी के ऊपर कोई कहानी आत्मकथा लिखिए अपनी, तब उनका जो मन था, वो मन में जब अपनी बातें घूमती है ना, पिछली बातें, कि यार हाँ हाँ मैंने जीवन में ये किया, वो किया है, तो तरह तरह की बातें उनको बता रहा है। तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में थोड़ा सा इसका स्टार्ट सेटअप लग गया होगा कि ये कैसे कैसे चलने वाला है चैप्टर। तो कवि जयशंकर प्रसाद का जो मन रूपी भौरा है, ना जाने उनको कौन कौन सी कहानियां सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब कभी अपने आप को महसूस करता है कि उसका जो जीवन था, कभी एक हरे भरे वृक्ष के समान था, लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और आज उनका जीवन इस प्रकार है जैसे कोई हरे भरे पेड़ से अचानक से पत्तियां गिरने लग जाती हैं। उसी तरीके से उनके जीवन में भी ऐसे जो जो सुख आए थे, वो सारे सुख धीरे 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 सभी समाप्त होते जा रहे हैं। बोले तो जब कोई हरा भरा पेड़ होता है तो उसे अपन क्या मानते हैं, यानी कि सुख का प्रतीक, हरियाली सुख का प्रतीक है, और पतझड़ सूखा कष्टों का प्रतीक है। बस इसी से आपको थोड़ा सा इसको लिंक करना है। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि कवि का जीवन एक हरे भरे वृक्ष के समान था, लेकिन आज वर्तमान स्थिति उनके प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब बिल्कुल विपरीत है। आप प्रतिकूल लिख सको तो प्रतिकूल लिखो, आप विपरीत लिखो तो विपरीत लिखिए। जिस प्रकार एक हरे भरे पेड़ से पतझड़ के समय पत्तियां सूख सूख कर गिरती हैं, उसी प्रकार उनके जीवन में भी अब कष्टों का आगमन हो गया है। इस तरीके से हम इसका भावार्थ शुरुआत की दो पंक्तियों का निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर मतलब गहरा या गहन, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, असीम। नीलिमा नीला आकाश, नीलिमा यहाँ पर नीले आकाश से बोल सकते हैं। असंख्य अनगिनत जीवन इतिहास, जीवन के इतिहास। अब देखिए इनसे मतलब क्या है, कि भाई अगर हम देखें, अब आप बच्चे लोग, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर आप आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको पता है कि आकाश यानी कि वो अंतरिक्ष जो भी हम देखते हैं, जैसा आप सोचते हो कि बादल हैं, बादल के ऊपर हम जा नहीं सकते, या आपको खूब पता है कि अब आप 10th क्लास में हो, आपने अपने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, सैटेलाइट, उस प्रकार से अपना जो भी स्पेस वगैरह है, आप भली भांति मेरे से ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते होंगे साइंस में। तो उसका अंत नहीं है, आकाश का कोई भी अंत नहीं है। तो कवि जो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस आकाश से मतलब यहाँ पर उनका है कि अपना साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में अपने बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी जीवन गाथाएं लिखी। तो इस साहित्य रूपी अंतहीन नीले आकाश में ना जाने कितने लोगों का इतिहास मौजूद है। आप उसको पढ़िए। अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि इस साहित्य रूपी गहन अनंत नीले आकाश में ना जाने कितने
लोगों के जीवन की आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। आप उसे पढ़िए। आप क्यों चाहते हो कि मैं अपने जीवन की आत्मकथा लिखूं? जब उनके दोस्तों ने उनसे कहा ना कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास लिखा हुआ है, आप उनका इतिहास पढ़िए। इस अपने हिंदी साहित्य में, इस हिंदी साहित्य को उसने यहाँ पर उपमा दे दी है भाई, किसके समान दे दी है? अनंत गहरा, एक नीले आकाश के समान गहरा। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका इतिहास लिखा हुआ है, आप उनकी कहानी पढ़ लीजिए। आप मुझसे ही क्यों मेरी आत्मकथा लिखवाना चाहते हो? तो मैंने पहले बताया था आपको, ये चैप्टर जो लैंग्वेज है, इसके भाव को समझना, अपने आप में समझना और समझाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैप्टर को जब आप बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे, तब आपको ये लिंक हो जाएगा दिमाग में। वरना हवाबाजी तो कोई करके चला जाए, उसमें तो मजा नहीं है भाई प्यारे बच्चों। जो एग्जैक्ट आपको है, जो चीज़ मैं आपको कराऊंगा, ऐसे तुक्के बुक्के मारना मुझे पसंद वैसे भी नहीं है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। फिर से देख लीजिए, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। अब देखिए, ये लाइनें बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर मैं पहले अपनी इस वाली लाइन को खत्म करता हूँ, इन दो लाइनों पर बाद में आता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कविताएं लिखने वाले लोग होते हैं, वही क्या करते हैं कि अपने जीवन की ही कविताएं लिखते हैं, और अपने जीवन की ही कुछ घटनाओं का मजाक उड़ाते हैं और दूसरों का भी मजाक उड़ाते हैं। तो इसी बात के ऊपर कवि ने क्या कहा है, जो जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने थोड़ा इसको अपने हिसाब से लेते हुए, आत्मकथा लिखने वाले जो ये लोग हैं, तो अपने ही जीवन का इतिहास लिखकर एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ये अर्थात जो कवि हैं, उनका जो कहने का यहाँ पर अर्थ है, लोग इन आत्मकथाओं को पढ़कर उनकी कमी या दोषों का मजाक उड़ाते हैं। ये उनका अर्थ है कि यहाँ पर जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, वो क्या करते हैं इन आत्मकथाओं में? देखिए, व्यंग करना, उपहास उड़ाना, मजाक ही आता है सब। उपहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग करना, किसी पर ताने मारना, मजाक उड़ाना, ये सब इनका मतलब निकलता है यहाँ से, कि जो लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, वो अपनी आत्मकथा में एक दूसरे का, दूसरों का अर्थात खुद का, या अपनी कमियों का मजाक उड़ाते हैं, किसी का उड़ाते हैं या अपना मजाक उड़वाते हैं। आप इस तरीके से इसको जैसे आप सेट करके लिखना चाहो लिख सकते हैं आप। कवि का कहने का तात्पर्य यही है कि लोग इन आत्मकथाओं को पढ़कर उनकी कमी या दोष उनको बताते हैं, या उनकी कमी या दोषों पर हंसते हैं। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। अब आप ढंग से समझिए कि ऐसा जब होता है, अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखता है, तो उस आत्मकथा में या तो अपना या किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। क्या आप फिर भी चाहते हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, फिर भी मैं अपने गुण और दोषों पर अपने गुण और दोषों का मजाक उड़ाऊं, या अपनी दुर्बलता का मजाक उड़वाऊं, या अपनी कमजोरी को आपके सामने उजागर कर दूं ताकि आप मेरा मजाक उड़ाओ? ये जो ये पंक्ति है अपनी, आप ढंग से इसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद, जैसा कि मैंने पाया है कि लोग यहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, क्या फिर भी आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरी आपके सामने सार्वजनिक कर दूं, और आप मेरा फिर उसे आप मेरा उपहास उड़ाओ, या अर्थात आप मेरा मजाक उड़ाओ? तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। अब देखिए, यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि आप लोग मेरी आत्मकथा को पढ़कर, हो सकता है आप सुख पाओ, आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको नहीं पता। अब गागर रीति, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, गागर मतलब एक तरीके से घड़ा होता है। गागर क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पर घड़ा होता है। और कवि कहते हैं कि गागर रीति, कि यहाँ थोड़ा देखो छोटी सी पंक्तियां, बट इनका अर्थ भी सेट करना पड़ेगा,
कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है। थोड़ा मैं इस तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा, इसको पूरा सेट करना पड़ेगा मुझे भी। मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, अर्थात मेरा जीवन आनंद रहित है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। क्या मेरे दुख की बात जानकर, मेरे अभावों को जानकर आप लोगों को प्रसन्नता होगी? मेरे सूनेपन को देखकर आप लोगों को प्रसन्नता होगी? मेरे खालीपन को देखकर तुम्हें प्रसन्नता होगी? ये सब कुछ इस कवि का इस छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा भाव है। कवि का प्रश्न है यहाँ पर लोगों से, उन मित्रों से, कि मेरे मित्रों, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मेरा जीवन तो एकदम खाली घड़ा है, एक खाली घड़े के समान है, अर्थात मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है। मेरे जीवन की जितनी भी दुख की बातें हैं, जितनी भी अभावों की बातें हैं, जितनी भी खालीपन की बातें हैं, क्या उनको पढ़कर, उनको देखकर, उनको सुनकर तुम सुख पाओगे? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले। अब यहाँ पर कवि ने उल्टा उन पर व्यंग भी कस दिया है। देखिए, आपको सुनकर ही लग रहा होगा कि कभी अब जयशंकर प्रसाद आगे इन पंक्तियों में कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं, मैं अपनी आत्मकथा लिख दूं और जब आप मेरी आत्मकथा पढ़ो, आप मेरी जब आत्मकथा पढ़ो तो उसमें आप कहीं एक ऐसा सत्य पा जाओ, ऐसे सच के बारे में आप जान जाओ, आपको पता चल जाए कि मेरे जीवन के दुख के असली कारण तुम ही हो, अर्थात मेरे जीवन को सुखों से खाली करने वाले, उसके कारण तुम ही हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद कवि हैं, वो अपने दोस्तों से साफ साफ बोल रहे हैं, देखिए भाई, आत्मकथा मैं लिख दूंगा, लेकिन आत्मकथा आपको पता है कि मुझे अपने जीवन की सच्चाई उसमें उजागर करनी पड़ेगी। अब मैं अगर सच्चाई उजागर करने लग गया, सच सच उसमें लिखने लग गया, तो हो सकता है दोस्तों तुम्हारी ही पोल पट्टी खुल जाए। तुम्हें लगेगा जब तुम पढ़ोगे, भाई लोग अपना अपना पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं, तो जब उसको तुम पढ़ो तो उसमें आपको एक ऐसा सच मिल जाए, कोई ऐसा सत्य सामने आ जाए कि तुम्हें पता चले कि मेरे दुख के कारण असली तुम ही हो, मेरे जीवन को खाली करने वाले वो तुम ही हो, मेरे जीवन रूपी जो गागर था, सुखों का जो घड़ा था, उसको खाली करने वाले तुम ही हो। तो इन दो पंक्तियों में कवि का बहुत अच्छा सेंस है अपने दोस्तों के ऊपर। अब थोड़ा इसको मैं एक साथ लिंक करके ढंग से पढ़ देता हूँ। कवि जयशंकर प्रसाद मित्रों से कहते हैं कि कहीं कोई ऐसा सत्य सामने ना आ जाए जिससे तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम ही मेरे दुख के कारण हो, उसकी कथा को सुनकर, अर्थात मेरी कथा को देखकर कहीं आप ही समझने ना लग जाओ कि मेरे जीवन रूपी गागर खाली, मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले आप ही हो, अर्थात कवि के दोस्त ही कवि के दुख का असली कारण है। उम्मीद करता हूँ, फिर आपसे बोल रहा हूँ, बार बार इसको सुनिएगा तभी ये समझ में आपको आएगा, क्योंकि इसको सीधा सीधा इसका अर्थ करने से नहीं निकलता है, इसका भाव है बहुत बड़ा गहराई में। हे विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। हाँ देखिए भाई, ये पंक्ति बहुत शानदार पंक्ति है यहाँ पर। अब देखिए, विडंबना मतलब दुर्भाग्य। अब यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि यह दुर्भाग्य है कि मेरे मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, जिसे पढ़कर अक्सर जिस आत्मकथा को पढ़कर लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं। अरे सरलता, ए मेरी प्यारी स्वाभाविक सरलता। अरे सरलता मतलब होता है ए मेरी प्यारी स्वाभाविक सरलता, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आ, मतलब ये मेरा दुर्भाग्य होगा कि ए मेरे जीवन की प्यारी सरलता, कि मैं तेरा खुद का ही मजाक उड़वाऊं, मैं अपनी आत्मकथा लिख करके तेरा मजाक उड़वाऊं। भला ऐसा मैं क्यों करूं?
अपनी आत्मकथा में भला ऐसा मैं क्यों करूं? पीछे क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाने हैं आपको बच्चा लोगों। जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, लोगों ने जो मुझे धोखे दिए हैं, मैं उन सभी को सार्वजनिक कर तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। अपने स्वाभाविक सरलता से बोल रहे हैं। और ना ही धोखेबाज मित्रों को उनकी असलियत बताकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ। अर्थात कवि का कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी भूलें, कि जीवन में मैंने जो गलती की हैं, या प्रवंचना, या मेरे दोस्तों ने मुझे जो धोखे दिए हैं, उनको मैं अपनी आत्मकथा में लिख करके मैं उनको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता। और मेरी जो जीवन रूपी सरलता है, मैं उसका इस प्रकार मजाक भी नहीं उड़वाना चाहता हूँ। अब इन पंक्तियों से पता ये चलता है कि जो कवि अ, सच में तो ये चाहते हैं कि वो आत्मकथा लिखने के पक्ष में ही नहीं है। अब यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना है। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, सच तो ये है कि मैं आत्मकथा लिखने के पक्ष में ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बातें मेरे जीवन की व्यक्तिगत बातें मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ लिखनी पड़ेंगी। अ, ईमानदारी से ही क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं ईमानदारी से लिखूंगा तो मुझे अपनी गलतियां भी लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद मुझे दोस्तों ने जो प्रवंचना, जो धोखे दिए हैं, वो भी मुझे लिखने पड़ेंगे, पर उनसे शर्मिंदगी दोस्तों को देखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने जीवन की आत्मकथा लिखूं ही नहीं। तो ये इन दो पंक्तियों का मतलब है। थोड़ा ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बार बार सुनोगे तो आप इसका अर्थ आराम से सेट कर लोगे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ से देखिए, अपने जो कवि हैं, यहाँ से अपनी प्रेमिका के जीवन में थोड़ा पहुंच चुके हैं। प्रेमिका मतलब, अब आप सब लोग समझते हैं प्रेमिका क्या होती है। मधुर चांदनी रातों की आते ही आपको लग गया होगा। तो कवि अपनी प्रेमिका के साथ व्यतीत किए गए व्यक्तिगत प्रेम के कुछ मधुर और सुखद क्षणों के बारे में वर्णन करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो चांदनी रातें मधुर। अब प्यारी चांदनी रातें कौन सी होती हैं भाई? प्रेमिका के साथ ही होती हैं। अब वो चांदनी रातें जिनमें मैंने व्यक्तिगत व्यक्तिगत अर्थात अकेले में अपनी प्रेमिका के साथ गुजारे थे। किसके साथ गुजारे थे? अपने प्रेमिका के साथ गुजारे थे। मैं उन्हें सार्वजनिक करना नहीं चाहता। कैसे गाऊं? मतलब मैं उनको सार्वजनिक करना नहीं चाहता। सार्वजनिक का मतलब होता है, जैसे आपकी कोई जीवन का कोई रहस्य है अपने किसी स्पेशल पर्सन के साथ, आप उसे किसी को बता दो तो वो सार्वजनिक करना हो जाता है। तो कभी यहाँ पर वही कहना चाहते हैं। उज्जवल गाथा मतलब होते हैं अच्छे पल। उज्जवल गाथा मतलब आपके अच्छे बिताए हुए पल, कोई ऐसा मोमेंट जिस पर आपको बहुत गर्व महसूस होता हो, या जिसको याद करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। तो यहाँ पर उसके लिए कवि ने बोला उज्जवल गाथा, कि कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, और वो चांदनी रातें जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुखद क्षणों में बिताई थी, वो उनको सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। अर्थात कवि उनको अपने आप तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, उन उन रातों की बातों को, या उस समय को मैं कैसे उजागर कर सकता हूँ कि जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसता रहता था, सुख महसूस करता था, व्यक्तिगत रूप से उनसे अच्छी अच्छी बातें करता था। उन बातों को मैं कैसे लिख सकता हूँ? उन बातों को मैं कैसे सार्वजनिक रूप से उजागर कर सकता हूँ? कहाँ मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। देखिए, मिला कहाँ वे सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, ये तो इजी आपको हो जाएगा। आलिंगन मतलब होता है प्यारे बच्चों गले लगाना। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, ये थोड़ा अच्छा है, आप इसको थोड़ा ढंग से सुन लीजिएगा। कवि कहते हैं कि जिस सुख का सपना देखते देखते मैं जाग गया था, वह सुख मुझे नहीं मिल पाया। वह तो
मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर, अर्थात छल करके, धोखा करके मुझसे दूर हो गया, मुझसे भाग गया। फिर से सुन लीजिएगा। कवि कहते हैं कि जिस सुख का सपना देखकर मैं रातों को जाग गया, अर्थात जिस सुख को मैंने देखा कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल हैं, देख करके जैसे ही मैं उसकी तरफ दौड़ा, उसे अपने गले लगाने की ओर जैसे ही भागा, तो वो मुझे धोखा देकर मुझसे दूर होकर के भाग गया। वही ये यहाँ पर देख लीजिए, कुछ अच्छी बातें कवि ने बताई और यहाँ पर दूर होने की भी बातें बता दी। अब देखिए, थोड़ा सा अपनी प्रेमिका की थोड़ी प्रशंसा करेंगे यहाँ पर। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, चलो थोड़ा सा ही मिटा देता हूँ। हाँ, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुराग्नि उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब अपनी देखिए, अपनी प्रेमिका के बारे में थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करते हुए कभी अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं। यहाँ से थोड़ा ना, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अरुण कपोलों की भाई आप खूब जानते होंगे, कपोल मतलब होते हैं गाल, अरुण मतलब लाल के लिए आता है, निज सुहाग मधुमाया में। तो कवि इसमें इन पंक्तियों में बताते हैं कि मेरी प्रेमिका, अर्थात कवि की प्रेमिका अत्यंत आकर्षक रूप वाली थी, अत्यंत आकर्षक रूप वाली थी, अर्थात दिखने में बहुत अच्छी थी। तो भोर के समय उसके लाल गाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसके लाल गालों की मदमस्त सुंदर छाया में प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती हो या प्राप्त करती थी। अब पास्ट के बारे में बता रहे हैं तो थी लगा सकते हो आप, हो भी लगा सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देख, कभी अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं कि उनकी प्रेमिका बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी, सुंदर थी, मतवाली थी। सुबह के समय, अर्थात भोर के समय, उसके प्रेमिका के लाल गाल ऐसे प्रतीत होते थे, अर्थात ऐसे दिखाई देते थे मानो कि जैसे उनके लाल गालों की मदमस्त प्यारी छाया से, सुंदर छाया से प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती हो। उसकी स्मृति पाथे बनी। अब पाथे देखिए प्यारे बच्चों, पाथे क्या होता है? जो रास्ते में जाता हुआ राहगीर होता है। जैसे ये रास्ता है, मान लीजिए हाईवे है ना, अब इस रास्ते पर जो रास्ते के पर कोई राहगीर जाएगा, तो इसको रास्ते में बताइए प्यास, खाना पानी, धूप छाया वगैरह कुछ तो चाहिए। धूप लगेगी तो छाया चाहिए, खाना पानी चाहिए। इसके रास्ते का जो भी सहारा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? पाथे। यहाँ पर इस चैप्टर में पाथे ही आया है, लेकिन खाने पानी को सबको, खाने पानी के लिए पाथे आता है ना, राहगीर के लिए रास्ते में खाने वाले खाने को पाथे कहते हैं। तो ये पंक्ति अच्छी है, सुनिए। उसकी स्मृति, स्मृति होती है यादें, उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? उसकी प्रेमिका की। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, शीवण को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। शीवण मतलब होता है सिलाई, उधेड़ मतलब सिलाई को उधेड़ना। अब सिलाई को उधेड़ोगे आप तो जानते हो, अगर मैं आपकी नई नई जींस या कोई पैंट है आपकी, उसकी जो सिली हुई है उसको उधेड़ दूं तो आपको कितना दुख होगा, होगा ना दुख। या आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे भी जानते हो कि यार गड़े मुर्दों को क्यों उघाड़ रहे हो यार, कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना अपन। तो इस तरीके से मान लीजिए कि अगर जब आप कोई चीज को सिलसिला के आपने बंद कर दिया, तो फिर उसको, जैसे आप फटे पुराने अपने कपड़े होते हैं, तकिया बना देते हैं अपन सिल करके लेकिन जब तकिया फट जाता सिला हुआ, उसको हम उधेड़ देते हैं तकिया को, सिलाई को निकालना उसे उधेड़ना बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो फटे हुए कपड़े बाहर निकलते हैं, आप समझते हो कि कितने बुरे लगते हैं वो, बहुत बुरे लगते हैं ना। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिएगा। तो उसकी स्मृति, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों, क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब फटे पुराने कपड़े, दड़ी, ऐसे
दड़ी वगैरह के लिए आ जाती है, कपड़े की दड़ी के लिए आ जाती है। तो सुनिए भाई, बहुत कवि यहाँ पर बताते हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक पंथा की, कि जिस प्रकार रास्ते में चल रहे राहगीर को, जिस प्रकार रास्ते में चल रहे थके हुए राहगीर को पाथे उसका सहारा बनता है, जिस प्रकार रास्ते में चल रहे थके हुए राहगीर का पाथे, रास्ते का खाना पीना, एक मीठी छाया, पेड़ की ठंडी छाया, सॉरी, पेड़ की ठंडी छाया उसका सहारा बनती है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में मेरी प्रेयसी की यादें हैं जो मेरे इस थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई। कभी कहते हैं कि भाई मेरी जो प्रेमिका है उसकी यादों के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसकी यादें मेरे लिए इस प्रकार हैं जिस प्रकार रास्ते में थके हुए राहगीर के लिए पाथे उसका सहारा होता है, उसी प्रकार से मेरी प्रेयसी की जो यादें हैं वो मेरे जीवन का सहारा बनी हुई हैं। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी एकंता को। अब आप लोग अब आप लोग क्यों मेरे जीवन के उन दुखों को उधेड़ कर देखना चाहते हो जिनको सिल करके मैंने बंद कर दिया। आपको उन दुखों को देखकर भला क्या मिलेगा? जिन दुखों को मैंने सिल करके बंद कर दिया, उन दुखों को आप उस सिलाई को उधेड़ करके देखना चाहते हो, उससे आपको क्या प्राप्त होगा? ये कवि का मतलब है कि भाई जो यादें थी या जो भी कुछ था, अब कभी अच्छे मोमेंट थे उसके जीवन के, उनको याद करके तो थोड़ा सुख पा लेते हैं, लेकिन जो बैड मोमेंट थे, जो बुरे अनुभव थे, उनको याद करेंगे तो दुख ही तो होगा उनको। अब वो अच्छी अच्छी बातों को याद करके अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कुछ बुरे पल भी हैं उसके जीवन में। अब वो आत्मकथा लिखेंगे तो उनको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए कभी कहना चाहते हैं दोस्तों से कि आप मेरे जो दुख हैं यार, क्यों क्यों उनको दोबारा मुझे याद दिलाना चाहते हो? अच्छे मोमेंट है मेरे पास, कुछ अच्छी यादें हैं, उनके सारे मुझे अपने जीवन को व्यतीत करने दो। आई थिंक, मैं समझता हूँ कि आप इसको फील करके अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, आगे चलिए। आप इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हो कि मेरे जीवन के जो अच्छे क्षण हैं, मेरी प्रेयसी की जो अच्छी यादें हैं, वो मुझे जीवन मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। अब देखिए, ये पंक्तियां भी कवि की बहुत अच्छी हैं भाई। कवि कहता है कि अंत मन में उसके अंतर मन में जीवन की बहुत कथा है, उसके अंत मन में जीवन की बहुत कथा है। और जो कवि का जीवन है वो इतना बड़ा भी नहीं है। बोले तो मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे मैं लिखूं। कवि के अंते मन में बहुत सारी कथाएं चल रही हैं, लेकिन कवि सोच रहा है कि मेरे जीवन में, या कवि कह रहा है, आप ऐसे लिखना कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी को कोई प्रेरणा मिले। छोटे से जीवन, मेरा एक छोटा सा जीवन है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बातें ही नहीं है कि जिनको मैं लिख करके अपनी आत्मकथा से किसी को प्रेरित करूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या मुझे लगता है कि मैं भी औरों की तरह, दूसरों की तरह चुप रहूं और दूसरे लोगों की आत्मकथाएं पढ़कर अपना जीवन उनसे व्यतीत करूं, या उनसे प्रेरणा लेता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है कि जिसे मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं और आप लोग मेरी आत्मकथा को पढ़ करके उससे प्रेरणा प्राप्त करो या किसी का भला कर सको। अभी ऐसा समय नहीं आया है,
अभी वो समय नहीं आया है कि जिस समय मैं अपने जीवन से प्रेरित होकर अपनी आत्मकथा लिखूं। हे दोस्तों, हे मित्रों, आप मेरे अतीतों के यानी कि अब मेरे पुराने, मेरे गए हुए कष्टों को मत याद दिलाइए, अर्थात मत कुरेदो। मेरी जो दुख और कष्ट हैं, जो सोए हुए हैं, जो शांत हैं, उनको मत याद दिलाओ, उनको मौन ही रहने दो। अगर आप इसके विपरीत कुछ करोगे, मुझे ये सब कुछ याद दिलाओगे, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं व्यथित हो जाऊंगा। ये जो अंतिम पंक्तियां हैं थोड़े कवि के दुख के बारे में बखान करती हैं, और कवि के थोड़ा सा अपने अ, जीवन में कुछ अच्छा ना कर पाने का थोड़ा सा उनका दुख भी व्यतीत करती हैं कि अगर मैं आत्मकथा में कुछ लिखूं तो ऐसा क्या लिखूं, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ बड़ा प्राप्त किया ही नहीं है कि जिसके आधार पर मैं लिखूं, कि ऐसी कौन सी बात लिखूं। कभी कहते हैं कि जो मेरा जीवन है बहुत छोटा है, तो अपनी मैं कौन सी कहानी आपको सुनाऊं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कभी कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है, मैं अपने जीवन की कौन सी कथा आपको कहूं। मुझे लगता है कि मैं भी औरों की तरह चुप रहूं, मौन रहूं, और उनकी कहानियां, दूसरों की कहानियां सुनता रहूं। मैं अपने अर्थात कभी अपनी जीवन के बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहता। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यहाँ पर कवि का मतलब है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया है कि जिसे सुनकर आपको कोई लाभ मिलेगा, या आप किसी और का भला कर पाओ। अभी वो समय नहीं आया है कि जिस समय मैं अपनी आत्मकथा लिखना मुझे उचित लगे। जब तक मैं, अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि कवि ने ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया है कि उनको उचित लगे कि वो आत्मकथा लिखें। कवि कहते हैं कि आप मेरे सोए हुए दुखों को मत जगाइए, उनको मौन ही रहने दीजिए, अन्यथा मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं व्यथित हो जाऊंगा। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद का एक चैप्टर, आई थिंक, पीड़ा से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, जो भी कुछ आप समझो इसको। और थोड़ा लैंग्वेज में भी बच्चों के लिए तो थोड़ा जटिल होगा ही ये, बट आप इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपके लिए हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से आपके आई थिंक 80%, थोड़ा सा पैसा चल रहा है, 80% चांस हैं आपके यहाँ से व्याख्या आपको पेपर में मिलेगी। 80% चांस मैं व्यक्त कर रहा हूँ इस चैप्टर से कि आपको व्याख्या देखने को मिल सकती है। तो आप सभी बच्चा लोग इस चैप्टर को बार बार देखें। पहली बार आराम से देखें, दूसरी बार थोड़ी स्पीड तेज कर लें। देखिए, अब थोड़े क्वेश्चन है, थोड़ा आप देखिएगा कि जो जो मैंने आपको बोला है आपको थोड़ा उसमें आया होगा। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, आप इसका भलीभांति आंसर दे सकते हो कि कभी ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। या और भी बहुत सारी बातें हैं कि आत्मकथा लिखने पर लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। कभी अपने जीवन के कठोर सत्यों को किसी के सामने नहीं लाना चाहते, या कभी अपने जीवन के रहस्यों को किसी के सामने नहीं लाना चाहते, वो अपना उपहास नहीं उड़वाना चाहते। और बहुत कुछ बातें आप लिख सकते हो इसमें, जैसा आप उचित लगे आप लिखिए इसमें। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि ने अभी अपने जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया, ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की जिसे अपनी उस आत्मकथा में वो लिख सकें। ऐसा आप इसके बारे में लिख सकते हो। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार राहगीर, थके हुए राहगीर का सहारा पाथ्य होता, उसी प्रकार कवि अपनी प्रेयसी की स्मृति को सहारा बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोनों ही। उज्जवल गाथा कैसे गांव मुदिर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, वही मैं करा चुका हूँ। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। अभी आपको देखनी है, मैं आपको स्टार्टिंग से काव्य भाषा की विशेषता के बारे में बताया, ये आपको पाठ परिचय में मिलेगा। इसका जो पाठ परिचय है उसमें से आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हो। कवि ने जो सुख स्वप्न का देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है?
ये आसान क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। और आत्मकथ्य कविता पहली बार ये यहाँ पर विशेषण प्रकाशित, शायद आप यहाँ से उसका उत्तर दे सकते हैं। आत्मकथा कविता का छायावाद शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावाद सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित सुंदर नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के प्रसार उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। तो इसमें बस यही अपन को, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है। इसमें काव्य भाषा की विशेषताएं पूछ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट तक लिख सकते हो आप इसको, और इसमें आपके नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा आंसर आपके लिए। उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से इसको कर लोगे। एक बार नहीं, बार बार देखिए, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको चैप्टर याद होगा। थैंक यू, काफ़ी है आपके लिए भाई।